हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इडुटेरिया प्रकाशन का बिहार प्राथमिक शिक्षक नई भर्ती 2023 के लिए जो मॉडल सेट निकाला गया है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हम लोग पाँच टेस्ट सीरीज जो है उसका कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस पाँचों वीडियो को नहीं देखें हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और अगर उस पाँचों वीडियो का आप लोगों को PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से फ्री में उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये सेशन जो है वो होगा BPSC प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट नंबर 6। और इसके साथ साथ जो है हम लोग जो कुछ मेन क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया हुआ है और उसको बताना ज़रूरी है, वो भी साथ में बताते चलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। और इसका जो क्वेश्चन है BPSC लेवल का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है आप लोगों को किस लेवल का लगता है ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ सजेशंस वगैरह अगर देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स करके आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो उस क्रम में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी में डच जो है अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई डच के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। और इसमें ब्रिटिश सेना द्वारा डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया था, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राजनीति छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखने वाली बात है कि अरविंद घोष का जन्म जो है 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कब? तो सही आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। 1785 ईस्वी में भागवत गीता का पहली बार चार्ल्स विल्किंस द्वारा जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किया गया था हैदराबाद के निजाम के द्वारा। हैदराबाद के निजाम के द्वारा जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी और 1800 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ पहला सहायक गठबंधन बनाया था और इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहायक संधि को लागू किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो इसका सही आंसर है TR होम्स। TR होम्स जो है 1857 ईस्वी की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो ये लिया गया था 1931 ईस्वी में। कब लिया गया था? 1931 ईस्वी में जो है लिया गया था। कुछ फैक्ट्स जो है इस पे दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपने कराची सत्र 1931 में अपनाया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 ईस्वी में सरदार पटेल ने की थी, ठीक है। उसके बाद जो है 1931 ईस्वी के कराची सत्र में ही कांग्रेस द्वारा गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिला था? जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32वां जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही सुमेलित युग्म को चुनें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर की, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किनके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है यह पारित हुआ था। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हुआ है दिया हुआ है वह है कि कर्जन ने शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा के स्तर और अनुशासन में गिरावट को गंभीरता से लिया था। इसके अलावा शैक्षिक प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 1902 ईस्वी में देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के पूरे मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी की थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा जो है सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में जो है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून को पारित किया था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो हुआ था उसके संदर्भ में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद जो है कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए वर्ष 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया था, याद रखिएगा। और इस एक्ट के कारण ही जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? ये भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ से शुरू किया गया था? तो साबरमती से शुरू किया गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रखता है का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा जो है यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत करी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। जर्मनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1919 से 1920 ईस्वी में शुरू किया गया यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। कब शुरू किया गया था? 1919 से 1920 में, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? तो ये इस्तीफा दिया था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच जो है पहला विभाजन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी जो है बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया था। किनके नेतृत्व में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक जो है किस में आ जाएगा? हड़प्पा दयाराम साहनी में आ जाएगा। 2 डी में चला जाएगा, यानी कि ये लोथल जो है किस में आ जाएगा? SR राव में। इसके बाद 3 जो है बी में चला जाएगा। 3 कालीबंगा जो किस में चला जाएगा? अमलानंद घोष में। और 4 जो है ए में चला जाएगा, यानी कि आलमगीरपुर जो है वो चला जाएगा YD शर्मा में। और 5 जो है किस में चला जाएगा? धौलावीर, ये चला जाएगा RS बिष्ट में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 23 की, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक। हर्यक वंश से संबंधित थे अजात शत्रु।
ठीक है। इसके अलावा जो कुछ फैक्ट्स है कि अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी राजा था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था और इसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, काशी तथा कौशल को मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था जिसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा की गई थी। हर्यक वंश की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व किसके द्वारा की गई थी? तो बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार के द्वारा जो है की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे क्या? तो इसका जो सही आंसर है वह है जासूस। संस्था और संचारी मौर्य काल के दौरान जो थे वह क्या थे? तो एक जासूस थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो ये किया गया था पर्णदत्त के द्वारा। पर्णदत्त के द्वारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर कि महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क। कनिष्क जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो सर्जरी का जनक जो है वह सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत जो है सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। याद रखने वाली बात है कि सुश्रुत प्राचीन काल के एक महान चिकित्सक थे। इनके द्वारा सुश्रुत संहिता की रचना की गई थी। किसकी? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता की रचना की गई थी, याद रखिएगा। सुश्रुत संहिता की रचना जो है इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कि मनु स्मृति मुख्य रूप से संबंधित है किससे? मनु स्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से। सामाजिक व्यवस्था से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मनु स्मृति या मनु के नियम जो है हिंदू धर्म की धर्मास्त्र साहित्यिक परंपरा से संबंधित एक संस्कृत पाठ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है हेमचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है किससे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिकित्सा। चिकित्सा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली जो है वह किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक्ता प्रणाली शुरू किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इजारा प्रणाली की शुरुआत जो है जहांदार शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? माफ़ कीजिएगा, जहांदार शाह के द्वारा। जहांदार शाह के द्वारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर वह है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो मुख्यालय है वह है ऑस्ट्रिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में जो है इसकी मुख्यालय है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है और इसकी स्थापना जो है वह 29 जुलाई 1957 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 29 जुलाई 1957 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। 1957 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए जो है 4 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, यानी जापान जो है आइबिस हो जाएगा। इसके अलावा बी जो है 2 चला जाएगा, यानी कि कनाडा जो है ये कहाँ चला जाएगा? गंजा ईगल। और इसके अलावा सी जो है 3 में चला जाएगा, यानी कि भारत जो है बाघ। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है कंगारू में चला जाएगा, यानी कि इसमें राष्ट्रीय पशु के बारे में जो पूछा जा रहा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है मेन रहीम रेखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 37 नंबर की भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा जो है किया जाता है। और सेबी की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। याद रखिएगा, सेबी की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किया गया था 1962 ईस्वी में। कब किया गया था? 1962 ईस्वी में जो है किया गया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया था, यानी कि जिसको कि इसरो कहा जाता है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन जो है वह कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 की निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन जो है यह पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर की पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थपूर्ण सामग्री से। अर्थपूर्ण सामग्री से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 की परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, सही आंसर हो जाएगा सी में दिया हुआ कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। अपने अध्ययन में क्या करते हैं? वो कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर की 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदौर। कहाँ पे किया गया? इंदौर में किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर में हुआ था। और याद रखने वाली बात है कि इसके जो मुख्य अतिथि थे वह गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से मनाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है क्रिस हिफकिंस को। क्रिस हिफकिंस को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीता गया है डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा। डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा जो है प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जो है वह जीता गया है। उसके बाद जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 की भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 की निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोरग्या उत्सव जो है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 49 की भारत सरकार ने काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये लक्ष्य जो है 2023 तक रखा गया है। 2023 तक जो है रखा गया है। भारत सरकार द्वारा काला जार को समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा है, जबकि WHO द्वारा यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। WHO के द्वारा जो है यह कब तक रखा गया है? तो 2030 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है काला जार को समाप्त करने का। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की वर्तमान में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जो है वर्तमान में IRDAI के अध्यक्ष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 की निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत यानी कि बिग इंटेस्टाइन जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की सरसों किस कुल का पौधा है। सरसों जो है वह किस कुल का पौधा, सही आंसर हो जाएगा इसका क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल का जो है पौधा है सरसों। इसके अलावा क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आता है सरसों, मूली, सलजम, ये सब। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा XY। पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है, तो XY होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा पुरुषों प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है और मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है। कितनी होती है? टोटल गुणसूत्र जो मानव में पाई जाती है वो पाई जाती है 46, जिसको कि आप 23 जोड़ा भी बोल सकते हैं। 23 जोड़ा भी बोल सकते हैं, 23 जोड़े में रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 की पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। लचीलापन जो है पौधों में किस ऊतक के कारण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के कारण जो है पौधों में लचीलापन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 56 की निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। H2O जो है पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है क्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। वायु कोशिका, कंठनली और श्वासनली, ये सभी के सभी जो है श्वसन तंत्र का हिस्सा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 की एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 की किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वो यंत्र है ऑप्शन नंबर बी में दिया कमानीदार तराजू। कमानीदार तराजू है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है, यही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 के एल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। एल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वह है उत्तल दर्पण। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका उच्च होती है। क्या होती है, एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता जो है वह उच्च होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु जो है वह कौन सा, सही आंसर हो जाएगा इसका प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु प्लैटिनम है और जिसका घनत्व जो है 21.45 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 66 की ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं। ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं, सही आंसर इसका हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी के सभी जो है हैलोजन श्रेणी का तत्व है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए जो है जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो है नाभिकीय संलयन। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे जो भारी धातु है वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है पृथ्वी पर सबसे भारी धातु है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दही। दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है।
इसके अलावा अगर बात की जाए एसिटिक एसिड की तो वह सिरका में पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक, साइट्रिक एसिड नींबू में, ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर और पालक में, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कि रासायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो रासायन विज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है लेवोजियर को। लेवोजियर को रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किरोसिन। किरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। उसके बाद अगला है 73 कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है 1992 के द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 की निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसका सही आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। पंचायती राज को भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय बनाया गया है। 7वीं अनुसूची, याद रखिएगा 7वीं अनुसूची। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि बिहार की लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर है 6 सीटें। 6 सीटें जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है बिहार में। नेक्स्ट है 77 नंबर कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 यानी अनुच्छेद 45। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। संसद में नया लोकपाल विधेयक जो है वह कब रखा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1968 ईस्वी। कब रखा गया था? 1968 ईस्वी जो है रखा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। तो यह चुना गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81 कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो यह संवैधानिक संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी में। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है कि किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल यानी कि गवर्नर कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी में जो है राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल यानी गवर्नर कर दिया गया था। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 में है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण विधेयक पर। साधारण विधेयक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 84 कि केंद्र राज्य संबंधियों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। सरकारिया आयोग जो है किस वर्ष गठित किया गया था। तो ये गठित किया गया था 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में जो है यह किया गया था। 1983 में केंद्र सरकार ने RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली। संथाली भाषा जो है 2003 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में निहित है। कितनी? 22 भाषाएं, याद रखिएगा। 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में निहित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 86 में कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। उसके बाद जो है कुछ फैक्ट्स देखेंगे इसके बारे में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वह 1956 से लेकर 61 ईस्वी तक था, याद रखिएगा। और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसी योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल कितना से कितना तक था? 1956 से लेकर 1961 तक था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घट रहा है। राष्ट्रीय में कृषि का योगदान जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। अगला 88 में है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5%। 6.5% जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 89 नंबर की स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर के सन्मुखम चेट्टी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो कुछ फैक्ट्स है वो है कि आर के सन्मुखम चेट्टी 26 नवंबर 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। 26 नवंबर 1947 ईस्वी, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया गया था इनके द्वारा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है बिहार। चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। और वो कौन सा सन में? तो 1840 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1840 ईस्वी में जो है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत हुई थी बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हुआ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यह कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। किसके लिए? कस्तूरी हिरण के लिए। कस्तूरी हिरण के लिए जो है यह प्रसिद्ध है, कस्तूरी हिरण। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 की निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलाज खंड। मलाज खंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क खनन क्षेत्र बैलाडीला छत्तीसगढ़, अनंतपुर आंध्र प्रदेश तथा मयूरभंज ओडिशा है, जबकि मलाज खंड मध्य प्रदेश तांबा उत्पादक क्षेत्र है, याद रखिएगा। तांबा उत्पादक क्षेत्र है मलाज खंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 93 की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 94 नंबर की प्रति चक्रवात की विशेषता होती है क्या? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वच्छ आसमान। क्या हो जाएगा? स्वच्छ आसमान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 95 है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है IIT खड़गपुर में। IIT खड़गपुर में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 96 की पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केरल में। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कि कराकुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में जो है कराकुम रेगिस्तान स्थित है। इसके अलावा जो है इसका कुछ फैक्ट्स है वो कि इसका क्षेत्रफल लगभग 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,70,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ जो है टोटल 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, 4। और वो 4 राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 99 कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर की
दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा डंकन पास। डंकन पास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य स्थित है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स ये था टोटल 100 क्वेश्चन बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक इस सेट का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन आज करवाया गया है आप लोगों को अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जो है इसका टिक लगा हुआ आंसर, टिक लगा हुआ पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।